अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान की टीम की शिकस्त हुई भारत के हाथों और उसके बाद से पाकिस्तान की टीम के ऊपर तरह तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि खिलाड़ियों को किस मेरिट के ऊपर सेलेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी साहब हैं उनको किस मेरिट के ऊपर इस ओहदे पे सेलेक्ट किया गया? क्या वो खुद इस मेरिट पे आते हैं? वैसे जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है बहुत कुछ वो कहते रहे। पिछले दिनों उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई वर्ल्ड कप से पहले, गालिबन जब उन्होंने ये सारा नया निज़ाम संभाला था, तो खिलाड़ियों से बात करते हुए कह रहे थे कि टीम आज के बाद जब भी सिलेक्ट होगी मेरिट पे सिलेक्ट होगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा वही है, मोहसिन नकवी साहब का अपना क्या मेरिट है? ना सिर्फ मोहसिन नकवी साहब वहां पे चेयरमैन बने हुए, बल्कि अपनी निगरान काबीना के एक वजीर वहाब रियाज साहब को भी उन्होंने वहां पे शामिल किया हुआ है, और वो वहाब रियाज साहब इस वक्त टीम के साथ गालिबन सीनियर मैनेजर बन के अमेरिका में मौजूद हैं। अगर आप मोहसिन नकवी को देखें, ये पहले निगरान वजीर आला थे, उसके बाद इनका मेरिट इतना ज़्यादा है कि ये जनाब सेनेटर भी बन गए, अगले सेटअप के अंदर ये वज़ीर दाखिला भी बन गए। इस वक्त ये पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला हैं, पार्ट टाइम ये चेयरमैन पीसीबी हैं, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सफारतकारी का चेहरा भी ये बने हुए। कभी ये वेटिकन सिटी चले जाते हैं, वहाँ पे जाके पॉप से मिल रहे होते हैं, कभी ये आयरलैंड पहुँच जाते हैं। वैसे जब ये आयरलैंड गए थे उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम की वहाँ पे जो हालत थी वो भी हमारे सामने है। अमेरिका से भी हमारे वो टीम जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आई है, जिसमें पार्ट टाइम खिलाड़ी हैं, उनसे पाकिस्तान की टीम हार गई। तो बात यह है कि सिर्फ खिलाड़ियों के मेरिट पे बात नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी होना चाहिए कि मोहसिन नकवी का अपना क्या मेरिट है। मोहसिन नकवी साहब को क्यों चेयरमैन पीसीबी बनाया, किसने बनाया, किस वजह से बनाया? फिर उसके साथ आपने ये देखा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब को नवाजा गया। अगर एक शख्स को आप नवाजते हैं तो फिर वो दूसरों को नवाजता है। इस टीम के अंदर आप देख लें, 2 रिटायर्ड खिलाड़ियों को वापस बुलाया गया। बहुत सारे लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको नवाजा गया, उनको जनाब टीम में शामिल किया गया। दीगर जगहों के ऊपर बहुत सारी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तज्जिए हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं। जब भी शिकस्त होती है उसके बाद इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन उससे पहले भी हमें नज़र आना चाहिए था ना कि ये क्या ये सब कुछ मेरिट पे चल रहा है, क्या यहाँ पे सारा निज़ाम मेरिट पे चल रहा है? अब मोहसिन नकवी साहब के सीवी में इस वक्त क्या चीज़ है? मोहसिन नकवी के सीवी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। क्या जो उनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई? वो सूबा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुबैना धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जहाँ की सबसे ज़्यादा पटिशन्स इस वक्त पेंडिंग हैं मुबैना धांधली की, जिधर इल्ज़ामात लगे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के, जिधर इल्ज़ामात लगे पेपर्स छीनने के, जिधर इल्ज़ामात लगे कि जो भी उम्मीदवार हैं उनको आरओ के ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सारा वो सीवी है, ये वो सारी कारकर्दगी है जिसको मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पूरी कौम को याद है, पूरी कौम को भी पता भी है, लेकिन उसके बावजूद उनको चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। तो जब ऐसे मेरिट के ऊपर तैनातियाँ होंगी तो फिर आप अमेरिका से भी हारेंगे, अमेरिका के इत्तेहादी भारत से भी आप हारेंगे। तो ये जो मसाइल हैं ये ग्राउंड से नहीं शुरू हुए, ये मसाइल जहाँ से शुरू हुए वहाँ तक हमें पहुँचने की ज़रूरत है। दूसरी एक और जो खबर है कि हत्के इज़्ज़त का जो बिल है उसको अब बाकायदा वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है। गवर्नर साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए, कायम मुकाम गवर्नर साहब ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी हमें इससे बड़ा इख्तिलाफ है। हसन मुर्तज़ा साहब ने भी मीडिया से बात की, क्या बात की उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मायूसी हो रही है। हमारे सहाफ़ी हजरात भी मुतमिन नहीं नज़र आते, जिनकी वजह से हमारी कवरेज होती है, जिनकी वजह से हमारा प्रोग्राम लोगों तक पहुंचता है, और जो अपनी जान जोखों में डाल के ये सारा कुछ करते हैं। बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं कि इस हद के इज्जत बिल पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत नहीं की गई। अगर आपके साथ मुशावरत नहीं की गई तो आपने इसके ऊपर कितना एहतजाज किया? हद के इज़्ज़त का बिल कहाँ गया था? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के पास चला गया था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर के पास गया था ना। अगर गवर्नर साहब साइन ना करते, मान लिया कि 18वीं तरमीम के बाद उसने कानून बन जाना था, लेकिन गवर्नर साहब वापस भी तो भिजवा सकते थे ना। वापस उन्होंने क्यों नहीं भिजवाया? दीगर जो मामलात हैं उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना बोलती है? इस वक्त पंजाब के अंदर जो ख्वातीन सियासी वर्कर्स के साथ हो रहा है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी बात की? आसफा भुट्टो साहिबा ने कितनी बात की? अब ये शहीद बीबी की जमात है और किसी हवाले से ना बोलें, कम अज़ कम ख्वातीन वर्कर्स के हवाले से बोल लें, उस पर आपकी आवाज़ क्या पूरी कौम ने सुनी? इसके साथ साथ दीगर जो मामलात हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तासुर ये देती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ नून लीग कर रही है। नहीं, आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे वफाक में कोई कानून साजी हो, सूबे में कुछ हो, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है। अब फायर वॉल की बात हो रही है कि जी सोशल मीडिया को दबाना है,
फायरवॉल एक आ रही है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी दफ़ा बात की है। वैसे तो ये बड़े बड़े जमहूरी लेक्चर देते हैं, सेनेट में भी खड़े होके, कौमी असम्बली में भी खड़े होके, लेकिन यहाँ पे हमें इनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो ऐसा नहीं हो सकता हसन मुर्तज़ा साहब हों या शर्जील मेमन साहब हों, अब ये कौम को जितनी मर्जी बातें बताते रहें कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कौम अब रोटी को चोची नहीं कहती। सबको पता है कि आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप बराबर के जिम्मेदार हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ दीगर मामलात पे भी गुफ्तगू करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैसला आज इलेक्शन कमीशन से, जो ट्रिब्यूनल वाला मामला था इस्लामाबाद की सीटों का, अब वहाँ पे ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जा रहा है, यानी जिन जज साहब के पास वो मसला था उधर से वो मसला अब किसी और तरफ जाएगा। उसके अलावा कुछ दीगर कानूनी और सियासी मामलातें कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी गुफ्तगू करें। आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहा है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन रज़ा पाशा साहब, जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल रह चुके हैं माजी में। पाशा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ साथ इमरान खान साहब के वकील और रहनुमा तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। पंजोता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जदून साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा जहांगीर जदून साहब कि आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया इलेक्शन कमीशन से, और उसके मुताबिक जो इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं जहाँ पे मुबैना तौर पे धांधली हुई है, वो ट्रिब्यूनल को अब तब्दील किया जा रहा है। क्या माजी में कोई इसकी मिसाल मिलती है सर इस तरह? देखें, जो इलेक्शन एक्ट है उसकी सेक्शन 151 है, वो ये पावर तो देती है इलेक्शन कमीशन को केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। और ये सीपीसी के अंदर ही प्रोविजन है कि आप किसी अदालत से एक अदालत से दूसरी पीटीआई उन्होंने बाद को दरखास्तें मिली हैं हमारा केस यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन उसमें यह कि आपको रीज़न देनी पड़ती है ग्राउंड्स के, आपके ग्राउंड के जो ट्रांसफ़र के ग्राउंड्स है वो क्या है, आया वो उस लॉ को के मुताबिक पूरे होते हैं या नहीं होते। मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको किसी जज से ये शिकवा है कि हमारे खिलाफ केस कर देगा तो आप जाके उसके खिलाफ दरखास्त दें हमारा केस से ट्रांसफ़र कर, जिस तरह उस तरह इधर के केस में जाके उन्होंने कहा जी कि आप जो केस अनाउंसमेंट होने वाला था उन्होंने कहा जी आपके केस ट्रांसफ़र कर दें। तो आप इस ट्रांसफ़र को मिस यूज़ ना करें। अगर जानी नहीं, देखो एक शेक किस लिए रखी गई है ना कि केस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो क्योंकि अभी इस गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ऑर्डिनेंस निकाला है जिसके अंदर उन्होंने ये डाला है रिटायर्ड जज साहब, रिटायर्ड जज जो है वो अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो किधर भेजेंगे क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर तो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। अब ये नहीं पता कि अब ये ऑर्डर भी आया नहीं, पड़ा नहीं है कि किस जो ट्रिब्यूनल के पास उन्होंने भेजा है। ठीक है। लेकिन उनका मुकम्मल राइट है, वो इसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के बाद वो आईसीए में चैलेंज कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन अगर गलत ऑर्डर पास किया तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक। पंजोता साहब आपकी टेक क्या है इस पे? देखिए, मेरी टेक बड़ी जदून साहब ने तफसील से बताया है। बेसिकली होता ही है कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जब दी जाती है ना किसी भी मामले के ऊपर, तो ये ज़रूर चीज़ देखी जाती है कि उस ट्रांसफ़र की वजह बताई जाती है कि इस वजह से ट्रांसफ़र किया जाए, कोई रीज़न वैलिड रीज़न कोर्ट को सेटिस्फाई किया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दलाइल दिए गए, दलाइल के अंदर क्या कहा गया है कि हम देख रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स को बड़ी जल्दी है, एक ये रीज़न दिखाई गई। दूसरा जी ये बिल्कुल बार बार बुलाते हैं और बिल्कुल हमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो 3 दफ़ा इस्लामाबाद जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि आप फॉर्म 45 लेकर आएँ, लेकिन ये फॉर्म 45 ट्राइब्यूनल के सामने नहीं लेकर गए। उस वजह से क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक ये हारे हुए हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी वजह से एक इलेक्शन ऑर्डिनेंस लेकर आए कि जनाब अब रिटायर्ड जजेस जो हैं इन केसेस को सुनेंगे। रिटायर्ड जजेस सुनने के पीछे वजह ही ये थी कि जनाब अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएं, फॉर्म 47 के मुताबिक जिनको जितवाया गया उन्हीं के उसके ऊपर रिटेन रखा जाए। और आज जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है हम इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। कोई वैलिड रीज़न नहीं थी, 6 महीने के अंदर इलेक्शन पटिशन जो हैं वो डिसाइड करनी होती हैं, ये कानून कहता है, और इलेक्शन ऑर्डिनेंस ले आना और फिर इलेक्शन कमीशन का उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करना कि किसी और के पास ये भिजवाया जाए, ये एक मिली भगत है, ये साजिश है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। और इसके ऊपर मैं बड़ा क्लियर कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन वो है जिसने 8 फरवरी को एक मुतनाज़ा, एक धांधली और एक ऐसा इलेक्शन करवाया जिसकी पूरी हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। उसी के पास जाकर दरख्वास्त देना कि आप ये ऐसा करें कि इसको ऐसा फैसला दें, फैसला ये किया जाए, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिसने खुद धांधली की हो तो वो अपने ऊपर बर्डन लेकर आएगा कि वो अगर एक्सेप्ट करता है कि वाकई जी धांधली हुई है, ये गलत चीज़ हुई है, तो उसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगेगा। तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन से किसी सूरत आप तवक्को ही नहीं कर सकते कि वो किसी सूरत जो है वो फैसला जो है वो इंसाफ के ऊपर मबनी देगा, बल्कि वो वही करेगा जो पीछे से उसे डायरेक्शंस हैं, जो पीछे से उसे डायरेक्शन थी इलेक्शन के अंदर, और अब भी उन्हीं को रिटेन रखा जाएगा जिन्होंने मिली भगत से, किसी ने पैसा दिया, किसी ने
किया, जिस तरह जो मर्जी है किया, ये तो उस तरतीब से। मुबैना तौर पे इल्जामात है ना जो आपकी जमात नहीं, इल्जामात नहीं, आप क्लियर लेकर आ जाए ना फॉर्म 45। आपको जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बुला रहा है आप लेकर आए, क्योंकि आप लेकर नहीं आते, आपके पास है तो नहीं। उन्होंने तारिक फजल चौधरी साहब ने मीडिया पे लहराए थे और दिखाए थे, उनका हमारे पास सारे मौजूद हैं, तो हम तो दिखा देखें, देंगे। वैसे मैं ये कह दूं कि मैं लहरा रहा हूं, मेरे पास मौजूद है। बेसिकली तो ये है ना कि रिकॉर्ड मैच कराना है, तो वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा, मैंने उनसे हलफ मांगा था तारिक फजल चौधरी साहब से, वो भाग गए थे। उन्होंने कहा जी कि हम जाकर अदालत में बात करेंगे, अदालत के अंदर तो वो जा नहीं रहे, वो इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। चलेगा ना। वैसे लहराने से याद है मियाँ साहब ने भी लहराया था, हजूर ये हैं वो जराए, तो वो आज तक उन्होंने मियाँ साहब को नहीं छोड़ते। हम लीडर हैं इतने बड़े, केस और जा रहे हैं और एक साइफर भी लहराया था। साइबर जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात की। अच्छा हसन रजा पाशा साहब, यहाँ पे जो अदम एतमाद का इजहार किया गया कुछ MNA हजरात की जानिब से, अब जहांगीरी साहब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं, तो आपको लगता है कि तरीक़ाकार पे अदम एतमाद है या जज साहब की ज़ात पे अदम एतमाद है? इसको कैसे लीगल फर्टर्निटी कैसे देखती है? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक तो तारक महमूद जहांगीरी साहब का तल्लक है, ही इज़ अपराइट पर्सन और उनकी इंटीग्रिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक, तरीक़ाकार पे अलबत्ता एतराज़ हो सकता है, और हमें भी कुछ अजीब लगा कि जब ये ऑब्ज़र्वेशन आई, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन जो मीडिया से, प्रिंट मीडिया से मैंने देखा कि ये जज साहब ने फरमाया कि आप अपने अपने फॉर्म 45 ले आएँ और मैं हलफ पे फैसला करूँगा। ये डोमेन नहीं है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की। एक बाकायदा प्रोसीजर है, आपने एक साइड की एविडेंस मांगनी है, जो पटिशनर होता है, जो एपिलांट होता है, उनकी एविडेंस आएगी तो उसके बाद फिर रिस्पोंडेंट ने अपनी एविडेंस देनी होती है। आप स्टार्ट में ही ये कर रहे हैं कि हाँ जी सारे 45 फॉर्म ले आए, मैं ज़रा कंपैरिजन करूँगा और फिर मैं हलफ उठवाऊँगा। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं था। शायद इसी वजह से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उम्मीदवारान गए हों जो कि कौमी असम्बली के ये जो नून की लीग के हैं, और इसी वजह से शायद किया गया, क्योंकि वो फैसला अच्छा सर, वो फैसला मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, मैं अपने अंदाजे पे बात कर अच्छा रहा हूं। ये देखें ना, ये एक तरह से ट्रेंड ही चल पड़ा है। खबर मानिका साहब ने भी आखिरी टाइम पे एतराज़ कर दिया। यहाँ पे भी ये मामला कितने दिनों से चल रहा था, और ये लोग जब ये मामला पहले हाई कोर्ट में गया था तो उस वक्त नून लीग के MNA हजरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ट्रिब्यूनल में जब जाएगा वहाँ पर हम सब कुछ पेश करेंगे, तो फॉर्म 45 पेश कर देते। ये जो नया ट्रेंड है किसी भी की जानिब से हो, कोई भी जमात करे, एक चीज़ प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, जब भी आप प्रोसीजर को स्किप करते हैं फिर गड़बड़ होती है। ठीक है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया साइफर पे, बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन एक प्रोसीजर डिफेक्ट हाई कोर्ट से भी कमिट हुआ, और वो ये हुआ कि उन्होंने बानी PTI की जो अपील है वो आउट ऑफ टर्न फिक्स की। अब आम लोग हमें कहते हैं जी, जिनकी अपीलें हमारे पास हैं, जदून साहब के पास हैं, यकीनन पंजोथा साहब के पास भी होंगी, प्रैक्टिसिंग लॉयर है माशाल्लाह, कि 2024 का फैसला और दूसरे महीने के बाद आपने वो अपील टेक अप करके, तो बाकी लोगों को क्या कसूर है, उनकी क्यों नहीं अपीलें टेक अप हो रही? हालांकि वो फैसला आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि साइफर वाला जो फैसला है, ट्रायल कोर्ट ने बहुत ज़्यादा फ्लॉज छोड़े हैं। मतलब जज ने प्रोसीजर सही फॉलो नहीं किया, उसकी बिल्कुल नहीं किया, डिफेंस एविडेंस नहीं, क्या क्या कुछ नहीं किया गया उसमें। लेकिन हाई कोर्ट को तो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए था। उन्होंने भी ये किया कि आउट ऑफ टर्न अपील टेक अप कर ली। कोई बंदा इस बात पे बोलने को तैयार नहीं है। PTI वाले शुक्रिया अदा कर देते कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खान साहब की अपील को आउट ऑफ टर्न टेक अप करके हमारे ऊपर मेहरबानी किया और इंसाफ का बोलबाला किया, यही कह देते। ये पंजोथा साहब आप हंस रहे क्यों हैं? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आप ये देख लें कि बजाय ये किस चीज़ के ऊपर बात की जाती है कि 203 केसेस जो हैं इमरान खान साहब के ऊपर बेगुनाह बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए, और झूठे केसेस में आपने मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आपने अंदर डाल दिया। जो ही वो केस किसी भी अपर फोरम पर ओपन कोर्ट में समाअत होती है तो उसके अंदर जान नहीं निकलती, चाहे वो 9 मई के हवाले से केसेस हों, चाहे सैफर केस हो, चाहे तोशा खाना का केस हो। तो उस बात के ऊपर कि इंसाफ दिया नहीं जा रहा, आज भी वो पाबंद सलासल है। आज भी इद्दत केस के अंदर जज साहब जो है वो उनको भगाया गया बाकायदा तौर पर एक प्लान के ज़रिए, और वो पीछे हटे और फिर दूसरे जज के पास लाया गया, और उन्होंने 25 तारीख रख दी है ताकि वो जो नया ट्वीट वाला केस है उसके अंदर गिरफ्तार किया जाए।
काबीना ने एक फैसला जो है वो पास किया हुआ है पंजाब में, तो उसमें कोई नए मुकदमे गद्दारी के बनाकर उन्हें पाबंद सरासर रखा जाए। इसकी एक वाज़ह दूसरी मिसाल भी आपके सामने है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को 1 साल के बाद उन्हें नॉमिनेट करके गिरफ्तार किया गया है 8 मुकदमात के अंदर, और उसकी रीज़न ही ये थी कि उन्होंने देखा था कि साइफर केस के अंदर उनकी बेल जो है हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से झूठा मुकदमा बनाया गया, चलाया गया, सारी चीज़ें उसके अंदर। और ये कह देना ना कि बड़ी अपील जल्दी फिक्स हो गई है, हम तो ये कहते हैं कि फेयर ट्रायल हर एक का बुनियादी हक है और अदालतों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, उन्होंने देना है। लोगों के हकूक की हिफाजत किसने करनी होती है? अदालतों ने करनी होती है। अगर वो डिले करेंगी तो हम तो नहीं उसको कहेंगे कि आप डिले करें, आप 50,000 मुकदमात लटका कर बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि आज कौम की धड़कनें जो हैं कैदी नंबर 804 के साथ धड़कती हैं और आप उसको इंसाफ नहीं दे रहे। साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने मुस्कुराना है डेफिनेटली। वो किसी और तरफ से जदून साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि कैदी नंबर 804 के खिलाफ इतने पर्चे ना दर्ज करें, मजाक बन जाएगा सारा। इनको तो मजाक बना पड़ा है ना जी, मजाक तो पहले दिन ही हम कह रहे थे कि दफा 144 के ऊपर 109 करोड़ जी माँ के ऊपर ये, लेकिन जब साबित करने की बारी आती है, चाहे 9 मई का मुकदमा हो, एक एविडेंस भी नहीं पेश की जाती। और आज अपोजिशन लीडर हमारे सरगोदा खड़े हैं और वो अदालत के अंदर पेश होना चाहते हैं, उस अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, सामने पुलिस के एहलकार खड़े कर दिए गए हैं, वो पेश नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनको रोका गया है। रोका क्यों जा रहा है? कि कहीं इंसाफ ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर जो जज तैनात किए गए हैं वो पिछले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने तैनात किए थे, इंसाफ देने वाले जज थे, उनको तैनात किया गया। लेकिन वो चाहते हैं कि इसके अंदर पेश ना हो, कि नए चीफ जस्टिस आएँ, फिर अपनी मर्जी का जज लगाएं और फिर वो केसेस को लटकाएं। तो ये एक कार्रवाइयाँ करना और दूसरी तरफ कह देना कि बिल्कुल रियासत का कोई इसके अंदर अमल दखल ही नहीं है, आज सारा करवाया जा रहा है। ठीक, जदून साहब क्विकली अगर आप इस पे कमेंट कर सकें। ये एक तो ये जो उमर अयूब साहब के साथ आज जो सारा दिन होता रहा कि अदालत में उनको जाने नहीं दिया गया, और दूसरा जितने ज़्यादा मुकदमे थोक के हिसाब से मुकदमे और एक साल के बाद दोबारा नए मुकदमे, ये मतलब आप इसको देखें, जो भी आप एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो भी केस बनाते हो, जिस लीडर पे भी बनाते हैं, फाइनली उससे बरी होना है। आज दिन तक देखें ना, 44 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये इंसाफ नहीं मिला। तो ये देखें ना, आप टेम्परेली किसी को 2 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए, एक दिन आएगा इनकी जो प्रोसिक्यूटर है वो आगे कहेंगे जी वो बानी पीटीआई के खिलाफ हमने केस गलत बनाया, इमरान खान साहब। अब ये देखें ना, इस तरह के केसेस जो हैं दुनिया सारी को पता है, सियासतदान जो भी लीडर होता है उसके साथ जो भी केसेस बनते हैं, मेजॉरिटी केसेस इस तरह ही होते हैं कि जो उनकी फाउंडेशन या ग्राउंड्स नहीं होते, सिर्फ वो किसी खास मकसद के लिए बनाए थे। लेकिन ये भी ये बात अगर मेहरबानी करें कह दें कि 2018 में भी जो कुछ हुआ है, देखिए अगर आप एक चीज़ गलत थी, हम तो उधर ही खड़े हैं, 2018 वाली जगह पर खड़े हैं। देखिए अगर हमारे खिलाफ उस वक्त अगर महकमा ज़राअत अच्छा था तो अभी क्यों आपको मसला? देखिए यही बात हम तो कहते हैं कि जिसके खिलाफ उस वक्त सियासी केस बनाया आप उनको भी कंडेम करें, और हम तो उस वक्त भी कंडेम करते थे, आज भी कंडेम करते हैं। हमारी पोजीशन जो है, और ये बात बिल्कुल, पर ये जब अपनी मेरी पोजीशन जो है 2018 वाली है, मेरी वही पोजीशन है, मैंने अपनी पोजीशन अभी तक चेंज नहीं की और नहीं होती है कि पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ जो भी केस बनाए जाते हैं, अगर वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, विच हंटिंग के लिए, वो जो अक्रॉस द बोर्ड कोई भी लीडर है वो हम उनको कंडेम करते हैं। और पाशा साहब की मेरे साथ ओपिनियन बिल्कुल 100% मिलती है। हमने कितने बड़ी कोऑर्डिनेशन है आप लोगों की, जो है ना, नहीं हम तो देख रहे हैं मेरिट पे बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलेशन। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी सियासी जमातों को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये नहीं हो सकता आज से ही शुरू होंगे, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ऑब्वियसली उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वक्त अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसके ऊपर सबको बोलना चाहिए। लेकिन माजी में जो यहाँ पे होता रहा, जिस तरह राना अपने सनाउल्लाह साहब के ऊपर मुकदमा हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया, मियां जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर मुकदमा हुआ, बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमात हुए, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि तमाम सियासी जमातें मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगी। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इस किस्म के मुकदमात नहीं बनने चाहिए, अभी हमने पिछले दिनों एक और जो खबर देखी कि पशीन में गैर कानूनी जलसा करने पे शरियार आफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हलीम आदिल शेख पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसको कैसे आप जो है जस्टिफाई कर सकते हैं? लेकिन आज एक और बड़े इंपॉर्टेंट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, फैसला सुनाया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। यह मामला है जो शायर हैं, लापता हो गए थे सैयद फराद अली शाह साहब, उनकी गिरफ्तारी का मामला है। इस वक्त वो कश्मीर में मौजूद हैं। अपने फैसले के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लिखा है कि रियासती इदारे बावजूद अपनी
मुकम्मल कोशिश के उनको बाजियाब नहीं करवा सके, उसमें वो नाकाम रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जी सैयद फरहाद अली शाह एक जबरी लापता गुमशुदा फर्द करार दिया जाता है और जब तक वो अपने घर वापस नहीं आ जाएंगे तब तक वो जबरी तौर पे लापता या गुमशुदा ही तस्वर किए जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने अपने फैसले के अंदर लिखी और आखिर में उन्होंने कहा कि अदालत इस बात का भी हुक्म देती है कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के आइंदा इजलास में ना सिर्फ DGISI, DGIB, DGMI और इंचार्ज CTD को बुलाएं और उनके साथ साथ उनसे ये कहें कि वो आके वहाँ पे अपनी गुजारिशात, जो भी उनकी गुजारिशात हैं, वो क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के सामने ज़ेर बहस लेके आएँ। इसके अलावा और भी तफसील है इस फैसले की, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं हसन रज़ा पाशा साहब? जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक बड़ा सख्त फैसला लिखा है, जो इदारों के सरबराह हैं उनको भी कहा है कि वो आएँ इस कमेटी के सामने, जो उनके चीज़ें हैं वो भी वो अपना जो है नुक्ता नज़र भी पेश करें। तो ओवरऑल ये कोई सिग्निफिकेंट है ये केस, ये फैसला सिग्निफिकेंट है? मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात है। एक शायर को इस वजह से गुमशुदा हो जाना कि उसने कोई शेर कहा है या कोई नज़म के ही है, तो याद आ जाता है हबीब जालब, याद आ जाता है फैज़ अहमद फैज़, याद हैदराबाद ट्रिब्यूनल याद उन पे भी गद्दारी के मुकदमात चले। ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं हम सबक सीखते? पीपल्स पार्टी ने चलाए थे वैसे, भुट्टो साहब ने, जिन्होंने भी चलाए थे, लेकिन देखना ये है कि क्या उनमें कुछ सब्सटेंस था, क्या उनमें उनकी जो अवामी पजीराई थी उसमें कोई कमी आई। मैं समझता हूँ कि फैज़ साहब को जो शोहरत मिली वो उनके पसे ज़िंदान जाने के बाद मिली, और फिर जो उनकी वो शायरी जो ज़िंदान में बैठ के उन्होंने लिखी वो अभी तक मौजूदा दौर के जो शोरा हैं उनमें उनको तमाम से मुख्तलिफ मकाम पे पहुँचाती है। तो ये चीज़ें जो क्रिएटिव माइंडेड लोग हैं उनको आप इस तरीके से अगर साइड लाइन करेंगे तो मुआशरा हमारा किधर जा रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गद्दारी के मुकदमात क्या करेंगे? मसलन गद्दारी का मुकदमा मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन मुकदमा था गद्दारी का, और वो था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, जिसको हम मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सके। उनके मरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि वो उन्होंने वाकई वो मुर्तकिब हुए हैं। उसके अलावा मुझे बता दें इससे पहले कौन से गद्दारी के मुकदमात को हम मंतकी अंजाम तक पहुँचा सके? नहीं पहुँचा सके। किसी को, किसी मुल्क के, अपने मुल्क के, अपने शहरी को जो कभी अहम ओहदे पे रहा हो, मैं मिसाल देता हूँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उसके मुतल्लिक़ भी गद्दार कहा गया। मैं मिसाल देता हूँ इनको गफ़ार खान साहब को, ही वाज द पर्सन, उन्होंने KPK असम्बली में सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इलाक़ की रेजोल्यूशन दी। इसी तरह GM सैयद ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इलाक़ करने की जो है वो रेजोल्यूशन सिंध असम्बली में दी। आप उनको गद्दार करार दे रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? कल उनका बेटा पोता अहमद वली खान ने जिस तरह असम्बली में तकरीर का कहा कि हम तो गद्दार हैं, हमारे ऊपर तो गद्दार इब्ने गद्दार का लक़ब है। ये क्या था? ये मैसेज था उन लोगों के लिए कि इस तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट मत बांटें। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान का, जो भी है उसके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, उसकी सोच और फ़िक्र से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम वो मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। इस तरह का गद्दार आज जो मसनद इक़्तिदार पे बैठे उनको भी सोचना चाहिए। पर इसके आगे सर ये कल यही उन पे भी हो सकता है। पर मसला ये ना कि सर ये जो इस तरह की गद्दारी की बातें होती हैं, ये सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, इसके आगे पुल कौन बांध सकता है? या अदलिया या पाकिस्तान बार कौंसल, दीगर जो बार कौंसल्स हैं? आप लोगों ने कहा कलीदी किरदार है। अब ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तो एक फैसला दिया है, वी अप्रिशिएट इट। अब बात ये है, देखिए हमने क्या करना होता है, हमने प्रोटेस्ट करना होता है, हमने अपनी आवाज़ बुलंद करनी होती है। जब भी कोई लाकानूनी नहीं होती है, गैर आइनी काम होता है, हम अपना रोल प्ले करते हैं। और आज नहीं
कितने सालों से पर सर ये जो decades से पंजाब में करते आ रहे हैं। 3 वर्कर्स को, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, मेरे से ज़्यादा आप कानून को समझते हैं, साल से ज़्यादा हो गया, यास्मीन राशिद हो जाएं, सनम जावेद हो जाएं, आलिया हमजा हो जाएं, वो जेल में हैं और साल के बाद दोबारा नए मुकदमात में फिर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ये गलत है। मतलब कि अदलिया ने फेल किया है, जो बुनियादी राइट से उनको प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है? अदलिया जो है जब उसके पास मैटर आता है वो रिलीफ दे रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, वो रिहा कर रहे हैं। फिर जो दोबारा उनको किसी न किसी मुकदमे में मुलव्वस करते हैं उनकी बात है। मैं अपनी बात करता हूँ, छोड़े पॉलिटिकल वर्कर्स की बात को एक साइड पे रखते हुए मैं लॉयर्स की बात करता हूँ। कितने वकला के खिलाफ 780A के पर्चे हुए, क्या आप लोगों ने एहतजाज भी किया? अपने ईमान से बताएं, वो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान बताएं कि जिन्होंने इनिशिएटिव लिया जी कि इनके पास 780A के मुकदमात करें, ठीक है, क्या वो 780A की तारीफ में आते हैं? ठीक है, अगर आते हैं बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई करें। खाली हाथ है, हाथ में डंडा भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 40 वकला या 50 वकला गए थे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में। गलत किया है, हमने कंडेम किया, बतौर इदारा कंडेम किया, लेकिन देखना यह है कि क्या ठीक उनके खिलाफ 780 लगता है। अफसोस ये है हर पॉलिटिकल पार्टी पे जब मुश्किल वक्त आता है वकला की तरफ देखते हैं और वकला अपना फ़र्ज अदा करते हैं। ठीक है, अदलिया पे आता है तो वकला अपना फ़र्ज अदा करते हैं। ठीक है, मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से एक गिला है सर, 1 मिनट, एक गिला है कि उन्होंने कभी वकला के खिलाफ जो ये पर्चे हुए हैं उनके खिलाफ कभी आवाज़ उठाई है? नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? यानी आगे लगना हो, बहाली डेमोक्रेसी की तहरीक चलानी हो, आपने बहाली अदलिया की तहरीक चलानी है, वो कला सबसे आगे हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर ठीक है, किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है। अच्छा, नहीं, मैं हैदर पंजोता साहब, आपकी आखिरी दफ़ा खान साहब से कब मुलाकात हुई और अपने केसेस के हवाले से कितने वो परेशान हैं या क्या सिलसिला चल रहा है? देखिए, खान साहब से जो मुलाकात है वो आज से कोई 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई। ठीक। और केसेस के हवाले से तो वो कभी भी फिक्रमंद नहीं हुए, कभी उन्होंने बात नहीं की कि मुझे कब निकालना है या मुझे निकालें या कुछ इस हवाले से उन्होंने कभी बात की नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होना तो पहले ख़ुद से कहते हैं जी बताएं, फिर हमारा उधर जो है लीगल क्या मौक़िफ़ होगा, सारी चीज़ें समझाएं, और वो प्रॉपर तैयारी करते हैं और जाते हैं। वहाँ पर मुलाकात के अंदर कभी भी हमने फ़ील नहीं किया कि खान साहब इस हवाले से कोई कर रहे हैं। डेफिनेटली ये ज़रूर परेशानी होती है कि बाहर लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बार बार उठाया जा रहा है, एक मुकदमे से रिलीज़ होता है, दूसरे में डाल दिया जाता है। ये शायद जो थे फराद साहब, इनके हवाले से परेशान थे। ठीक है, तो वो तो ओवरऑल जो चल रहा है उसके लिए बात करते हैं। लेकिन अब पता है कि अब ज़रा मैं एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि छोटे सा हमें टेक्निकल मसला हो रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करें। वेलकम बैक जी। नईम हैदर पंजोता साहब, जो आप फरमा रहे थे वो कंप्लीट भी कीजिएगा। और एक और जो खबर अब आ रही है कि कोई नए केसेस वगैरह आपकी लीडरशिप के ऊपर आपने जिक्र भी किया, लेकिन जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है हो सकता है कि उनके ऊपर भी कोई नए मुकदमात वगैरह कायम किए जाएँ, कोई ऐसी इतलात है आपके पास? जी बिल्कुल, पाशा साहब ने जिस तरह, मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगा कि जिस तरह इन्होंने बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है और बड़ी गैर जानबदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अच्छे रिमार्क्स दिए हैं और अच्छी बातें की हैं। वकला के हवाले से जो आज दहशतगर्दी के मुकदमात किए जा रहे हैं और बाकी चीज़ें भी जो उन्होंने की, आपके ऊपर भी झूठे केसेस जो हैं ना वो बनाए गए। जी बिल्कुल, मेरे ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया कि जनाब इन्होंने खावर मानका को जनाब कहीं मुक्का मारा और पत्नी कोई बंदूक निकाल कर आपने खावर मानिका साहब को कोई मारा नहीं, ना मुक्का और ना कोई वहाँ पर मैंने कौन सी बंदूक छीनी। कोई ऐसी वीडियो हो जो मंजरेआम पर हो कि पुलिस वालों के साथ वार किए हैं, लफ्जी वार उनके साथ शो में भी करता रहा हूँ और कोई उस दहशतगर्दी के अंदर नहीं आते। लफ्जी वार कोई मैंने वहाँ पर उन्हें गालियाँ भी नहीं निकाली, हालांकि वो गालियाँ निकाल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। देखें, यहाँ पर बात हो रही थी कि 2018 के अंदर ये केसेस हो गए या उस वक्त जो है गलत हुआ। ये देखें, नवाज शरीफ हों, शहबाज हों, ये जितने जरदारी साहब हों, इनके ऊपर केसेस जो बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार से पहले के बने हुए हैं। और कब के बने हुए हैं? आप डाल रहे हैं कि PTI ने बनाए, इमरान खान ने बनाए। मैं देख रहा था अगले दिन एक प्रोग्राम, पूछा गया कि शहबाज शरीफ साहब आप बताइए कैवन फील्ड अपार्टमेंट किसके नाम पर है, तो उन्होंने कहा कि ये मुझसे सवाल ना करें। यानी कि आज भी आपके पास जवाब नहीं है कि वो किसके नाम पर है, किधर से आपने ख़रीदा। दुबई लीक्स आई, उसके अंदर इन तमाम लोगों की जायदादें निकल आईं सिवाय इमरान खान के। और क्यों नहीं कौम को मनी ट्रायल दिया जा रहा, क्यों नहीं बताया जा रहा कि कहाँ से ये पैसा आया, कहाँ से जो है आप बाहर लेकर गए और क्यों बाहर ख़रीदी गई। पाकिस्तान में आपने पैसा लेकर आना है, अगर आप बाहर की कमाते भी हैं,
आप जो मुहिब वतन पाकिस्तानी नारे भी मारते हैं और कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हमने इसको आगे लेकर जाना है, आप अपनी सारी जायदादें जो हैं वो बाहर लेकर जा रहे हैं और उसका मनी ट्रायल क्यों नहीं दिया जा रहा। और तीसरी बात यह कि गाड़ियाँ हो या मकसूद चपड़ासी हो, हर एक को पता है कि किसने किसके साथ क्या किया गया, गाड़ियाँ कहाँ से ली गई तोशाखाना से, और फिर उनको कहा गया कि जनाब बिल्कुल जायज़ थी, ये 2009 वाले PM के कोटे में थी, फलां कोटे, मुझे लेकर देना 5-6 लाख की मर्सिडीज़ गाड़ी। इन्होंने क्या किया कि 2.25 करोड़ का जो सेट था उसकी कीमत 3 अरब लगवा के इमरान खान के ऊपर वो डाल दिया। अब बाद में वो उन्होंने सारा चेक किया खान साहब ने, तो पता चला कि वो हार तो जो है वो घर पड़ा हुआ है, उसकी कीमत जो है दोबारा से लगवाई तो पता चला कि आज भी 3 अरब का नहीं है, आज भी 2.25 से नहीं होगा तो 2 करोड़ का हो गया या 2.25 करोड़ का हो गया होगा। तो इस तरह के केसेस बनाकर आपने उनको अंदर डाला। नैब का जो नया केस आप खदशा जाहिर कर रहे हैं कि खान साहब पे आ सकता है नया केस, देखिए नैब का नया केस जो है स्टार्ट किया है इन्होंने तोशाखाना पार्ट 4 स्टार्ट किया है। हालांकि कानून ये है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है, ये नहीं होता। पहली तो बात यह है कि उन्होंने कोई जुर्म किया नहीं है, उन्होंने जो भी प्रोसेस किया जहां पर 20% कीमत अदा की जाती थी उन्होंने 50% के ऊपर ले गए। और कब ले गए, ये नहीं कि 2022 में ले गए या 2021 में ले गए, 2-3 साल इक़्तिदार एंजॉय किया, नहीं, 2018 के 11वें महीने के अंदर ही उन्होंने 20 से 50% कर दी और प्रॉपर प्रोसेस करके लिया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अंदर रखा। अब इद्दत केस है, इद्दत केस के अंदर लटकाया जा रहा है, चाहते हैं कि 25 तारीख या उसके बाद भी ये जाए ताकि नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जाए। सनम जवेद, उनके हवाले से मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज भी अदालत के अंदर रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, कभी रिकॉर्ड नहीं पेश किया जाता, कभी जनाब दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, कभी उनकी तैयारी नहीं है, और गुजरांवाले में ये मुकदमा जो है उसमें नॉमिनेट किया गया है। अब आप देखें कि एक बंदा पाकिस्तान के कितने शहरों में होगा और कहाँ कहाँ पर सनम जवेद ने कहा होगा कि आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई आपने एविडेंस तो देनी है ना। बरीयत किस बुनियाद पे हो रही है? आज सरगोदा में 2 FIRs के अंदर तमाम लोग बरी हो गए हैं, क्यों हुए हैं? कि कोई आपके पास एविडेंस नहीं है। इमरान खान क्यों बरी हुए हैं? क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है। निकाले ना फिर वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद, ले आए, क्यों नहीं ले आते? क्योंकि कुछ है ही नहीं। ठीक है। अच्छा जदून साहब, इसके ऊपर आप कमेंट करना चाह रहे थे, वो ज़रूर कीजिएगा। जो हत्के इज़्ज़त बिल पंजाब में पास हुआ है उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। एज ए वकील, एज ए लॉयर, एज ए कानूनदान, आप उस बिल को किस तरह देखते हैं? इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। देखिए, जो भी क्रिमिनल डिफेमेशन है उसमें देखिए लॉ आप वो पास करें जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ना हो, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस ना करता हो, जो उसको रोकने के लिए ना लॉ बनाया। अगर लॉ आप किसी खास मकसद के लिए बनाते हैं, जो मीडिया को कंट्रोल करने के, वो लॉ जो है वो स्टैंड नहीं करेगा। अगर पीपल्स पार्टी से खिलाफ है तो वो गवर्नर साहब साइन ना करते या उस रिटर्न कर देते कि जी रिकंसिडर करो। अब देखिए ना, एक बात आप मीडिया के अंदर करते हैं और एक प्रैक्टिकली करते हैं। जब आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो उससे आगे कोई आप वे फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। आप वैसे तकरीर कर दें मीडिया के अंदर, जी ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन आप जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो आप रोल प्ले कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। क्या आपने कोई उससे डिसेंट की है, आपने कोई अमेंडमेंट उसमें प्रपोज की है, लॉ जो है कमेटी के पास भेजा गया है, तो अगर लॉ प्रोसेस के जरिए बनाया गया है तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो मतलब लॉ जब भी बनता है लोगों की सहूलत के लिए बनना चाहिए। ठीक है, लॉ का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को नुकसान दें, किसी को जो है वो मतलब जबरदस्ती स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकता। वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की इतनी जजमेंट है कि किसी भी पर्सन स्पेसिफिक या इंडिविजुअल के कोई लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, थोड़ा सा इस इनकी बात को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखें, एक जो कैप्टन सफ्तर था ना, उसके ऊपर 35 केस जो है पाकिस्तान के अंदर बनाए गए हैं और इसमें मेजॉरिटी केस बगावत के थे। देखिए ना, अब ये केस 2 पॉलिटिकल पार्टियां जो कभी भी जो लोग केस बनाते हैं उनका नाम नहीं ले सकते, ना ये लेते हैं। ये कहते हैं मुस्लिम लीग ने केस बनाए, वो कहते हैं PTI ने बनाए, लेकिन केस जो बनाने वाले हैं वो इनको भी पता है, उनको भी पता। देखें ना, आपने जो केस जो 2018 में क्या वो जेन्युइन सारे केस थे? ये 35 केस तो मैं खुद कितने 15-20 केसों में खुद बियर होता रहा हूँ। वो एक दफा इस तरह आया कि हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ बाहर केस बना गया दरवाजे पे, उनकी जमानत तो हो रही थी, उन्होंने कहा जज साहब आप जमानत देने वाले, उनको आया जब बाहर रहेंगे पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, बगावत का केस बना दिया पेशावर के अंदर, फिर हैदराबाद, गुजरांवाला, लाहौर के अंदर, पता नहीं हर पुलिस स्टेशन के अंदर। देखें, जब आप खुद इस पार्ट का हिस्सा बने हैं ना, आज आपको कितनी तकलीफ होती है। हम आपके साथ ये नहीं बनने चाहिए, हम नहीं कहते कि उन पे गलत बनाया तो आप पे भी गलत बने, लेकिन देखें जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है ना, जब वो फैसिलिटेट करती है, वो अपने आप को मतलब केस बनाने वाले और लोग होते हैं लेकिन अपना कंधा इस्तेमाल करती है और फिर साबित करना उनका काम होता है। ये भी कहते हैं जी उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी। भाई आपने नैब का केस जो है मियां साहब पे बनाया, किस पे आपने केस नहीं बनाए, लेकिन फिर साबित करना तो आपकी जिम्मेदारी थी। अब आप नैब के अंदर, एक मिनट, नैब के अंदर कौन सा पॉलिटिकल लीडर ही था PTI का, कल ये बंदा अरेस्ट हो जाएगा, आज ये बंदा अरेस्ट हो जाएगा, कल इसकी बारी है, आज शाहिद खान अब्बासी की बारी है, आज मुफ्ता इस्लामी की बारी है, आज फलाने की बारी है, और ये चीजें इसको उठा दो, फैसिलिटी ये ना दो। कल मियां साहब ने कहा जी कि उनको 2 AC लगा दो अपनी जेल में, मेरी कोई इतराज नहीं है। देखो ना, ये इनके लीडर ने इमरान खान ने कहा ही नहीं है कि AC लगाओ। नहीं, AC लगाने की बात उसने कहा AC में जाकर तोड़ दूंगा।
जब यूएन के अंदर गए अमेरिका में वो तो एडमिट करते हैं कि मैंने कहा होता है, देखिए वो तो नहीं ये कहते कि जब मैंने तक नहीं लीडर कहा। एक दूसरे के साथ तावन नहीं करेंगे और ये वो जो कुफ्ते हैं इनके खिलाफ केस बनाती है ना, जब आपस में डायलॉग नहीं करेंगे, जब आपस ये नहीं हो सकता कि एक सियासी कुव्वत मजबूत हो जाए और बाकी सब कमजोर हो जाए। तमाम सियासी कुव्वतें और आइन मजबूत होगा आगे तभी चलेंगे। ये मजबूत कंधा होगा। देने वाले ये आज देखो पीटीआई को तकलीफ है। हम देखें, हम कहते हैं कि जो भी विच हंटिंग के लिए केस होता है विक्टिमाइजेशन के लिए मेरिट पे बात करते हैं कि हम उसको कंडेम करते हैं। आप तो कहते हैं, लेकिन नहीं मैं कंडेम करता हूं। देखो नवाज शरीफ ये शोबाज तो नहीं ना कहता, नहीं ये बात है ना। देखें वो तो अब इमरान खान कहता है कि जी नवाज शरीफ पे गलत केस बनाया। आपके अहमद खान ने नहीं कहा बतौर वकील, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गलत केस बनाया। आप भी कहते हैं आपका अपना व्यू है, मेरा नहीं अपना व्यू नहीं है। देखिए ना, बात कर रहे हैं व्यू की बात नहीं है। आप उस वक्त वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक मशवरा सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को भी दिया था कि बातचीत का, खान साहब उसको राजी हैं। देखो वो सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है कि बातचीत करें। देखिए बातचीत की बात है ना कि उस दिन भी हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी बातचीत की आप बात करते हैं, सबसे पहले देखें कि मैंडेट आवाम ने दिया है उनको। आप डाका डालकर मुल्क के अंदर जमहूरियत के ऊपर हमला करके, आइन को तोड़कर, मर्जी के ऑर्डिनेंस लाकर, लोगों को गिरफ्तार करके, अब आप देखें ना कि कल जलसा हुआ हाफिजाबाद में, परसों जलसा हुआ, कल जलसा हुआ एक, तो लाहौर में रेड, हाफिजाबाद में रेड, लोगों के ऊपर मुकदमात, बलूचिस्तान में हमने एक वहाँ पर कन्वेंशन किया तो वहाँ पर गद्दारी के मुकदमात। दूसरी तरफ आप कहें कि जी हमसे बात नहीं कर रहे। 15 रुपए आप रात को कहते हैं पेट्रोल कम होगा, सुबह आप 4 रुपए का कह के कहते हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। ये कैसी महंगाई को कंट्रोल है कि 150 से आपने 300 पर पेट्रोल लेकर चले गए हैं और उसमें से अगर 4 रुपए आप कम करते हैं तो बड़ा कहते हैं क्या हो गया। इमरान खान उनसे बात करेंगे जिनके पास पावर है। इमरान खान उन्हें कहेंगे कि आप अपनी हदूद के अंदर रहें, जो आपको आईनी तौर पर आपका जो रोल है वो आप रहें, आप सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें, क्योंकि इस वक्त इस बात पे अभी भी खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं कि बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी। देखिए उन्होंने कहा है कि जितनी सियासी जमातें इन 3 के अलावा उनसे होगी, और एस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे कि वो अपने आईनी हदूद के अंदर रहें, वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। उनसे कोई डील करके वो ये नहीं चाहते कि वो डील करना चाहते हैं और कहें कि हमने मुझे बादशाह बना दो। बार-बार याद करो। नहीं, जब पावर में थे तो कहते थे इंटेलिजेंस काम एजेंसी का और क्या काम है, ये लोगों के तो हम तो अब यही कहते हैं ना, हम तो देखें ना ये सारा मसला ये है कि वक्त की कमी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है इस पे, जब भी इक्तदार में होते हैं उस वक्त देखने का नजरिया या नुक्ता नजर डिफरेंट होता है और सारी सियासी जमातों के साथ ऐसा होता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आपको सीखना होता है। नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, ये तो 3-3 4-4 दमल से गुजर चुके हैं। उन्होंने कितना सीखा वो मौजूदा हालात हमें बता रहे हैं। इस वक्त इमरान खान की जमात इस अमल से गुजर रही है, वो कितना सीख रहे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर आइन कमज़ोर हो और कोई मजबूत हो जाए। ये मुल्क तभी मजबूत होगा एज ए सहाफ़ी, एज ए वकील या किसी भी आप शोबे में हो, आप तभी मजबूत होंगे, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन तभी होगी जब इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होगी। हम सबको इस चीज़ के ऊपर कम अज़ कम क्लियर होना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। आप शख्सियत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कल आपसे इसी टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू।